ओके, चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आज जो अपन स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द सी इंटर एंड द सी फाइनल लेवल, दैट इज एसए 550, 560, 570। तीनों स्टैंडर्ड्स अपने आप में ही बहुत ही स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं और इनको हमेशा मैं स्पेशल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में रखता हूं। एक है एसए 550 जो है रिलेटेड पार्टीज के बारे में, एक है एसए 560 जो कि है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, और एक है एसए 570 जो कि है गोइंग कंसर्न के बारे में। तो वी हैव 3 स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर, अपने पास 3 स्टैंडर्ड्स है वहां पे। एक है एसए 550 जो किसके बारे में है, रिलेटेड पार्टीज के बारे में है, एक है एसए 560 जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में है, और एक है एसए 570 जो कि सर किसके बारे में है, गोइंग कंसर्न के बारे में है। इट इज अबाउट गोइंग कंसर्न। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स अपने को फ्लो में याद करके चलना है, एंड अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। ओके सर, अब देखिएगा अगर हम बात करें तो एसए 550 दैट इज रिलेटेड पार्टीज, एसए 550 दैट इज रिलेटेड पार्टीज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब सर ये जो एसए 550 है रिलेटेड पार्टी का जो स्टैंडर्ड है, बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड कुछ रेफरेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एसए 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का स्टैंडर्ड, तो कौन कौन से रेफरेंसेस हैं जो यहां पे साथ में लगने वाला है अलॉन्ग विद एसए 550। सबसे पहले एसए 315, एसए 315 के अंदर हम जब सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे 315 के अंदर हम जब सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो उन सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर एक रिस्क होता है दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो वहां इसका रेफरेंस देखने को मिलता है, और उसके अगेंस्ट अपने को क्या करना होता है सर, ऐसे 330 के अंदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, फैप परफॉर्म करना होता है। तो एक तो ऐसे 315 का अपने को रेफरेंस देखने को मिल गया। उसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है, कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो चांसेस है कि कंपनी यहां पे कुछ लॉज रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस कर रही है, चांसेस है कि कंपनी यहां पे कुछ लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस कर रही है, या चांसेस है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है। यानी ऐसे 240 एंड ऐसे 520 भी, या 250 एंड ऐसे 240 भी यहां पे देखने को मिल सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। क्लियर है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एसए 550, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन रिलेटेड पार्टी के साथ आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी के साथ आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उसका डिस्क्लोजर भी आपने देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसका डिस्क्लोजर भी आपने देना पड़ता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस 18 और इंड एएस 24। तो उसका डिस्क्लोजर भी आपने देके चलना पड़ता है। तो अगेन जो एएस वाली बात है या जो इंड एएस वाली बात है वो भी आपको पता होनी चाहिए यहां पे। एंड अगर ऑडिटर्स एंगल से बात करें, अगर ऑडिटर्स की एंगल से बात करें तो यहां पे ऑडिटर कारो के अंदर भी रिपोर्ट करेगा, यहां पे ऑडिटर कारो 2020 के अंदर भी रिपोर्ट करेगा। तो कारो 2020 के अंदर, कारो 2020 के अंदर अपना कौन सा क्लॉज है सर, रिलेटेड पार्टी का क्लॉज है। अपना कौन सा क्लॉज है सर, रिलेटेड पार्टी का क्लॉज है, राइट, दैट इज क्लॉज नंबर 13। तो वहां भी बोला गया कि वी हैव टू रिपोर्ट अंडर कारो कि कंपनी ने अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेंटर किया है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से किया है कि नहीं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिस्क्लोजर्स वगैरह दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीजें ही आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए अगर हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें। एंड यस, if we have to identify the related party transactions, if we need to identify the related party transactions, to identify this related party transactions you need to exercise professional skepticism as per the requirement of SA 200। तो अपने professional skepticism exercise करके चलना है सर as per the requirements of SA 200। ठीक है जी। और इसका रेफरेंस एक और जगह देखने को मिलता है अपने को एसे 200 के अंदर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। एसे 200 के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर अदर लिमिटेशंस की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होता। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होता बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो वहां भी एक इंप्लीकेशन इसको देखने को मिलता है। बाकी अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर अपना यहां एक इंटरलिंकिंग छूट गया था। चीजें और भी है सर, ऐसे 580 के हिसाब से आप WR लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो ऐसे 580 भी वहां पे बीच में आएगा।
कंपनीज एक्ट के भी सेक्शंस आते हैं। जो मोस्ट रेलिवेंट अपन ने डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहले ऐसे 550 जो स्टैंडर्ड है वो क्या बात करता है सर? ये ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है कि व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप्स व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर यहां मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करें तो सबसे पहले रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब रिलेटेड पार्टी होता कौन है? अब रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देखना क्या दिया हुआ है। बोला सर रिलेटेड पार्टी मतलब दैट पार्टी दैट इज अदर ए रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो रिलेटेड पार्टी मतलब वो पार्टी जो कि क्या है साहब? रिलेटेड पार्टी है एज डिफाइंड इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके सर, तो या तो एएफआरएफ के अंदर ही रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दिया है, अगर दिया है तो वो वाला डेफिनेशन आप ले लेना। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 76 में आप देखोगे कि रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया है, तो अगर दिया है तो वो वाला डेफिनेशन आप ले लेना। लेकिन अगर एफआरएफ के अंदर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन नहीं दी हुई है तब जाके ऐसे 550 ने रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दिया है। अब डेफिनेशन में क्या दिया है सर? डेफिनेशन में क्या दिया है? बोला सर देखो आप पार्टिकुलरली एक एंटिटी हो, ठीक है ना, आप पार्टिकुलरली एक एंटिटी हो। मान लो आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी एंटिटी का आपकी कंपनी में कंट्रोल होगा या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होगा तो वो आपका रिलेटेड पार्टी होगा। ठीक है जी। तो आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसका ऑडिट हो रहा है, तो वो जो एबीसी लिमिटेड है ना सर वो रिपोर्टिंग एंटिटी है। अब कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी आपकी उस कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा हो तो वो पर्सन या वो एंटिटी क्या हो जाएगा सर? रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसमें आपका जो रिपोर्टिंग एंटिटी है यानी एबीसी लिमिटेड, अगर वो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, मान लो एबीसी डीईएफ के ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो भी साहब रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। दैट विल ऑल्सो कम इन रिलेटेड पार्टी। या फिर मान लो मेरी जो एंटिटी है रिपोर्टिंग एंटिटी है एबीसी, इसके साथ 2-3 एंटिटीज और हैं और ये सब ना कॉमन कंट्रोल में है, ये सब कॉमन कंट्रोल के अंदर है। दे आर कॉमनली कंट्रोल्ड बाय समवन। तो इफ दे आर कॉमनली कंट्रोल्ड बाय समवन देन दैट पार्टिकुलर पर्सन हु इज कंट्रोलिंग अस ऑल एंड यू नो वी ऑल आपस में हम सब भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। हम सब भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। तो ऐसा डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। अब कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया सर? कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहां पे कंपनीज एक्ट वाला नहीं है। कंपनीज एक्ट में आप जो कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन देखते हो कि 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है यानी या फिर बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल किया जा रहा है तो कंट्रोल है। अगर 20% से ज्यादा वोटिंग राइट है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यहां कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन नहीं है। यहां डेफिनेशन क्या दिया है? कंट्रोल मतलब द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी so as to obtain benefits from its activities and significant influence मतलब ठीक है यार अपन गवर्न नहीं कर सकते सामने वाले के फाइनेंशियल ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, बट एटलीस्ट अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन पॉलिसीज में, उन डिसीजन मेकिंग में, एटलीस्ट अपन उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर बोला गया है। तो ये क्या हो गया सर? डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप। अब अपने को ऐसे 315 का एप्लीकेशन लगाना होता है सर। ऑडिट की बुनियाद ही क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो अपने को यहां भी क्या करना होता है? अंडरस्टैंडिंग लेना होता है। किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का अंडरस्टैंडिंग लेना होता है। अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप क्या करते हो सर? हमेशा रैप परफॉर्म करते हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया था? इंक्वायरी होता है। तो यहां भी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए स्टेप 1 क्या होगा सर? इंक्वायरी होगा। आप किससे इंक्वायरी करोगे? आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे। अब आप मैनेजमेंट से किस चीज से के बारे में इंक्वायरी करोगे कि मैनेजमेंट हमें बताओ आपकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, हमें बताओ पिछले साल कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज थी, इस साल क्या क्या है, उनमें चेंजेस क्या क्या है, हमें बताओ कि आपका रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेशंस क्या क्या है, चेंजेस क्या क्या है, एंड हमें आप ये बताओ कि आपने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन सेंटर किया है क्या ड्यूरिंग द पीरियड। हमें आप ये बताओ कि अपने रिलेटेड पार्टी के साथ आपने कुछ ट्रांजैक्शन सेंटर किया है क्या ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई बता तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, तेरा उसके साथ रिश्ता क्या है या उनके साथ रिश्ता क्या है, और तूने क्या क्या ट्रांजैक्शन साथ में किए हैं, कहां कहां घूमने फिरने साथ में गए हो। मतलब वैसा ही हो गया बिल्कुल। ठीक है जी। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बोला गया है? आपको रिलेटेड पार्टी के विषय में कुछ चीजें अपने एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस भी करनी होंगी। एंगेजमेंट टीम का आपस में डिस्कशन भी होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में। अच्छा सर ऐसी बात है, तो एंगेजमेंट टीम के बीच किन चीजों का डिस्कशन होगा? एंगेजमेंट टीम के बीच किन चीजों का डिस्कशन होगा? तो भाई नॉर्मल डिस्कशन क्या होगा? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। डिस्कशन होगा कि वी शुड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज। आपस में आप क्या डिस्कस करोगे? राइट। तो आपस में आप क्या डिस्कस करोगे? आपस में आप ये डिस्कस करोगे यार कि एवरीवन ऑफ अस शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हर किसी को अलर्ट रहना है। अलर्ट रहकर ही हम क्या कर पाएंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिना अलर्ट रहे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।
और आप इसमें क्या डिस्कस करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने की जरूरत है ताकि आप इन रिलेटेड पार्टी रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करके चलेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। और क्या डिस्कस करेंगे सर, सर्कमस्टेंसेस दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, कि वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं दैट में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। तो मतलब आपके बीच डिस्कशन चल रहा है कि यार आपके दोस्त ने कहीं गर्लफ्रेंड के बारे में छुपा के तो नहीं रखा, तो आप लोग क्या डिस्कस करोगे आपस में कि यार उसका कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, किसके साथ क्या रिलेशन है, अपने को अलर्ट रहने का ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाए। एंड पार्टिकुलरली कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस जिससे अपने को डाउट हुआ हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है और आपको डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में सर क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। अब यहां पे ऐसे 550 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपने को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना होता है, राइट, while identifying the related party transaction while examining the documents। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू अपने को रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है, वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू अपने को रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है। तो यहां पे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, करीबन 14 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप एटलीस्ट 8 याद रख के चलना कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से आपको रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल आप पहले वो टैक्स वाली चीजें याद करो, टैक्स वाली चीजें याद करो, जैसे एंटिटी के इनकम टैक्स रिटर्न, एंटिटी के इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको यहां से जानकारी मिल सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। फिर जो भी इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया हो आप उसके बारे में सोचो, जो भी इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया हो आप उनके बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सप्लाई कर रही है आपको वहां से जानकारी मिल सकती है, या फिर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स एंटिटी किसी रेगुलेटर को सबमिट कर रही है, फॉर एग्जांपल सेबी वगैरह को, आपको वहां से जानकारी मिल सकती है। और आपको कहां से जानकारी मिल सकती है सर, कॉन्ट्रैक्ट से जानकारी मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट से जानकारी मिल सकती है। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, अब कॉन्ट्रैक्ट्स के 2-3 पॉइंट्स हो जाएंगे, अब देखना कॉन्ट्रैक्ट्स वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लो। बोला सर कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने अपने केएमपी के साथ एंटर किया हुआ है या टीसीडब्ल्यूजी के साथ एंटर किया हुआ है, वहां से रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है। या फिर अगर पार्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट और कौन सा है, ये रहा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट था और उसे नेगोशिएट किया जा रहा है, रीनेगोशिएट किया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो आमतौर पे ये जो नेगोशिएशंस वगैरह होता है किसके साथ होता है, रिलेटेड पार्टी के साथ होता है। तो यहां से आप पकड़ सकते हो, यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया अपने सर कॉन्ट्रैक्ट्स वाले पॉइंट, ये हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वाले पॉइंट। उसके अलावा और कहां से पता चल सकता है, अच्छा एक और कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कंपनी ने अगर कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, राइट, सो इन दैट सिचुएशन दैट इज आल्सो वन ऑफ द सिचुएशन जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ना, दिस इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी क्या करती है, बुक्स बेचती है और बुक्स परचेज करती है, पेन ड्राइव्स परचेज करती है। अब मान लो मेरी कंपनी ने कुछ मशीन वगैरह परचेज किया है, तो यार दैट इज समथिंग नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हो सकता है मैंने वो ट्रांजैक्शन अपने रिलेटेड पार्टी के साथ किया हो, आपको उनकी तरफ अलर्ट रहना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले 3 पॉइंट हो गए, एक इनकम टैक्स रिटर्न वाला पॉइंट हो गया और रेगुलेटरी अथॉरिटीज वाले 2 पॉइंट हो गए। उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स आपको पता चल सकता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आपको पता चल सकता है। तो ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है जी। अब देखना हमने क्या बोला सर, हमने क्या बोला सर पार्टिकुलरली कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो इंडिकेट करता है कि शायद अपन वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ एंटर कर रहे हो और वहां पे एक सब्सटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो इंडिकेट करता है सर कि वहां पे शायद अपन वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ एंटर कर रहे हो और वहां पे जो रिस्क इन्वॉल्व है वो सिग्निफिकेंट है। अब एग्जांपल्स दिए हुए कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके सर, कौन कौन से एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर अपने को ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलेगा जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो अपना क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो लास्ट में देखेंगे। तो यहां पे एग्जांपल्स दिया हुआ है सर, फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन एंटर किया है, कुछ एक्विजिशंस मर्जर्स वगैरह का ट्रांजैक्शन एंटर किया है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। या फिर मान लीजिए कंपनी ने ट्रांजैक्शन सेंटर किया है, कंपनी ने ट्रांजैक्शन सेंटर किया है कुछ ऑफशोर एंटिटीज के साथ इन जुरिस्डिक्शंस विद वीक कॉर्पोरेट लॉज। तो मान लीजिए कंपनी कुछ एंटिटीज वगैरह हैं जो कि मॉरिशस वगैरह में बेस्ड हैं, जहां पे कॉर्पोरेट लॉज थोड़े वीक है, टैक्स लॉज वगैरह थोड़े वीक है, कंपनी उनके साथ ट्रांजैक्शन सेंटर कर रही है, तो इससे भी माना जाएगा सर कि दैट इज अ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हो सकता है वो हमारे रिलेटेड पार्टीज हो सकता है वो हमारे रिलेटेड पार्टीज हो। या फिर जब हमने एक पॉइंट किया था ना, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे टर्म्स को रीनेगोशिएट किया गया है, तो मान के चल रहे हैं कि हो सकता है वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो।
तो वैसा ही है, ट्रांजैक्शंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हुज टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी। कोई कॉन्ट्रैक्ट अपन ने एंटर किया था और टर्म्स ने एक्सपायरी से पहले चेंज हुए हैं, टर्म्स एक्सपायरी से पहले चेंज हुए हैं, तो अगेन दैट इज समथिंग आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज नॉर्मली टर्म्स एक्सपायरी से पहले चेंज नहीं होता है। या फिर लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस और द रेंटिंग ऑफ सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंपनी ने अपनी प्रीमाइसेस किसी और को लीज की है विदाउट एनी कंसिडरेशन और वेरी लेस कंसिडरेशन, तो भाई फोकट में कुछ नहीं आता मेरे दोस्त। अगर कंपनी ने अपनी प्रीमाइसेस जैसी चीज लीज की है किसी को फोकट में या विद वेरी लेस कंसिडरेशन, तो दैट इज अगेन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सेल्स ट्रांजैक्शन विद वेरी लार्ज डिस्काउंट, तो कंपनी सेल ट्रांजैक्शन कर रही है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, ऑर्डिनरी कस्टमर को 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है जबकि उस पर्टिकुलर पार्टी को 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बॉस दैट इज अगेन समथिंग आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप क्या कर लोगे, एक बार रेफर कर लोगे। ये कुछ ट्रांजैक्शन कर लोगे सर, आप एक बार क्या कर लोगे, रेफर कर लोगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करती है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एंटर करती है जो कि क्या है साहब, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है सर, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंडिकेट करता है ऐसे 550 के अकॉर्डिंग, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स 240 के अकॉर्डिंग, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं इसको अपने को अच्छे से एग्जामिन करके चलना चाहिए। या फिर अगर कंपनी किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करती है जो कि एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, कंपनी एक ऐसे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करती है जो कि अपना डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो वहां भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इंडिकेशन आ जाता है, वहां भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर का इंडिकेशन आ जाता है। साहब क्या मतलब हो गया डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का, मतलब रिलेटेड पार्टी अपनी मनमानी चला सकती है, रिलेटेड पार्टी अपनी मनमानी चला सकती है और मनमानी चलाती है, मतलब आपकी कंपनी ने कुछ डिसीजंस लिए, रिलेटेड पार्टी ने रिवर्स कर दिया। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपको रिलेटेड पार्टी का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो एक रिलेटेड पार्टी है, आप कोई भी डिसीजन लेते हो रिलेटेड पार्टी रिवर्स कर सकती है, मतलब आपकी होल्डिंग कंपनी है, यू टेक एनी डिसीजन इट कैन रिवर्स द डिसीजन, यू टेक एनी मेजर डिसीजन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द होल्डिंग कंपनी, दे प्रपोज एनी ट्रांजैक्शन यू हैव टू अप्रूव द ट्रांजैक्शन, यू डोंट हैव एनी चॉइस ऑफ डिबेट। तो ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी है जो चाहे तो आपके ऊपर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, और अगर आपने उन रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन एंटर किया है, ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंडिकेट करता है, बिकॉज हो सकता है कि उन लोगों ने क्या किया हो, चीजें अपने हिसाब से मैनिपुलेट की हो। तो याद रखिएगा ये दो ऐसे सिनेरियोज हैं, ये दो ऐसे सिनेरियोज हैं कि इन दो सिनेरियोज में अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करते हो, वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंडिकेट करता है। कौन से दो फैक्टर्स है बेटा, सबसे पहले आपने कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर किया, दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और दूसरी चीज आपने ऐसे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर किया जो कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर क्या हो जाएगा सर, वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाली चीज आ जाएगी। ओके सर, अब इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर अपने को अल्टीमेटली क्या करना है सर, रोम आइडेंटिफाई करना है विथ रिगार्ड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और रोम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, अपने को रैप परफॉर्म करना है। ऐसे 315 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि रोम आइडेंटिफाई करने के लिए रैप परफॉर्म करना पड़ता है। अब रैप के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रैप के अंदर इस ऐसे में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्या बताया था मैंने, रैप के अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हो, और अंडरस्टैंडिंग में क्या लोगे, इंक्वायरी लोगे मैनेजमेंट से, इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, तो वो जो इंक्वायरी वाले 3 पॉइंट्स थे ना वो आ जाएंगे। क्या आप ऑब्टेन करोगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे किन चीजों के बारे में, चेंजेस इन आरपीस फ्रॉम प्रायर पीरियड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड। उसके अलावा आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से कि साहब आपने कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, कैसे कैसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, टू अकाउंट फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उसके अलावा आप क्या करोगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करके चलोगे हमेशा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करके चलोगे हमेशा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पता चल जाए जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने आपको नहीं दिया था, इसलिए हमेशा स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करके चलोगे। अगर आपको पता चला ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में जिसकी जानकारी आपको मैनेजमेंट ने नहीं दी थी, तो आप क्या करोगे, आपको पता चला आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपको उसके अफेयर का पता चल गया और उसकी जानकारी आपके बेस्ट फ्रेंड ने नहीं दी थी आपको, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ग्रुप में सबको शेयर करते हो, इमीडिएटली सबको शेयर करते हो। यहां भी ऐसा ही है, आप एंगेजमेंट टीम में सबको इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। आप क्या करोगे सर, एंगेजमेंट टीम में सबको इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। ऑडिटर शैल शेयर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज विद अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। और फाइनली आप फैप परफॉर्म करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लोगे। ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। अगर आपको प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पता चलता है या फिर अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पता चलता है,
मतलब मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताया था। तब आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया सर, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि आप बाकी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को भी कम्युनिकेट करोगे। अब आप मैनेजमेंट को बोलोगे, क्या बोलोगे, ओ मैनेजमेंट, पहले तो तूने हमें ट्रांजैक्शंस का नहीं बताया, देख हमें पता चल गया, एटलीस्ट अब तो तू हमें न्यूली रिलेटेड पार्टीज के बारे में डिस्क्लोजर दे दे, एटलीस्ट अब तो तू हमें न्यूली रिलेटेड पार्टीज के बारे में डिस्क्लोजर दे दे। और फिर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, मैनेजमेंट बोलेगा अरे 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 मुझे तो पता ही नहीं चला ये मेरा रिलेटेड पार्टी है, मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भाई तेरे कंट्रोल फेल क्यों हो गए टू आइडेंटिफाई दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर अकॉर्डिंगली हम ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलेंगे, और अगर हमें लगता है कि मैनेजमेंट का जो नॉन डिस्क्लोजर है वो इंटेंशनल है, तो फिर उसका इंप्लीकेशन अपने ऑडिट में कंसिडर करके चलेंगे। और लास्ट पार्ट आता है सर यहां पे रिपोर्टिंग का, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, हमें पता चला ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में जिसकी जानकारी मैनेजमेंट ने हमें नहीं दी, तब हम क्या करेंगे। दूसरी चीज, हमें पता चला कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर कर रही है जो कि अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या बोल सकते हो साहब, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। या फिर आप बोल सकते हो आर्म्स लेंथ बेसिस में नहीं है, आर्म्स लेंथ बेसिस में नहीं है मतलब मार्केट प्राइस से रिलेटेड नहीं है। मार्केट प्राइस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, आप रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ अलग ही प्राइस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो अगर आपको पता चलता है सर कि कंपनी क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है रिलेटेड पार्टी के साथ जो कि या तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है साहब, या तो अब नॉर्मली हाई वैल्यू का है, या फिर नॉट इन आर्म्स लेंथ बेसिस, आर्म्स लेंथ में नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो विथ रिलेटेड पार्टी जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, तब आप क्या करोगे। तो ये 2 सिनारियोज हैं यहां पर। सबसे पहले ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड आरपीटीज। अब हम मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट करेंगे, अरे मैनेजमेंट तूने मेरे को पहले कम्युनिकेट नहीं करा, मेरे को बुरा लग गया रे, प्लीज तू अब मेरे को कम्युनिकेट कर दे और इसे डिस्क्लोज कर दे। मैनेजमेंट ने बोला गलती हो गई ऑडिटर साहब, अभी के अभी हम डिस्क्लोजर दे देते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला अभी के अभी डिस्क्लोजर दे देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो क्या दिक्कत की बात है। आप भी क्या करोगे, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देके चलोगे। लेकिन मैनेजमेंट इतना बेशर्म है कि आपके बोलने के बाद भी बोला कि भैया हम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे रिलेटेड पार्टीज के बारे में, मतलब मैनेजमेंट की नियत ही खराब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई करके चलोगे। ठीक है जी। उसके अलावा आपने क्या करनी है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अब नॉर्मली हाई अमाउंट with the related party outside the normal course of business, there is a fraud risk factor basically, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ना अच्छे से इंस्पेक्ट करके चलोगे, ठीक है जी। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट करके चलोगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंस्पेक्ट करोगे सर, उस कॉन्ट्रैक्ट में ना बैट इंस्पेक्ट करोगे। आपको बैट बहुत पसंद है, सबको यहाँ क्रिकेट बहुत पसंद है, तो अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंटर करती है तो ऑडिटर कॉन्ट्रैक्ट में बैट इंस्पेक्ट करके चलेगा, और साथ ही साथ देखेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। एक तो बैट इंस्पेक्ट करके चलेगा और साथ ही साथ देखेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। बैट मतलब क्या हो गया सर, सबसे पहले बी फॉर बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि तुम्हारा बिजनेस रैशनल क्या था ट्रांजैक्शन का। तो तुम्हारी रिलेटेड पार्टी भी सीमेंट डील करती है, तुम भी सीमेंट में डील करते हो, तुम सीमेंट अपने रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो, आर्म्स लेंथ बेसिस में बेच रहे हो। एज सच हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, बिकॉज बिजनेस रैशनल जस्टिफाइड है। लेकिन मान लो सपोज, एक क्वेश्चन दिया हुआ भी है मॉड्यूल में, मान लो सपोज एक कंपनी है जो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरीज में काम ही नहीं करती, उसकी रिलेटेड पार्टी है जो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरीज में काम करता है। अब अगर वो जो रिलेटेड पार्टी है जो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरीज में काम करता है, अगर वो मान लो एक महंगी मशीन दूसरे को बेच रहा है, तो यार वहां तो कोई बिजनेस रैशनल है ही नहीं ना, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना, समझ रहे हो। तो अपने को वो चीज देखनी है, बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस रैशनल है कि नहीं है, जस्टिफाइड है कि नहीं ट्रांजैक्शन, कहीं कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं है। दूसरी चीज ए से अपने को देखना है अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अपने को देखना है अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ की ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हुई है कि नहीं। और टी से अपने को देखना है साहब टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कंसिस्टेंट है कि नहीं है।
फिर उसके बाद अपने को एविडेंस लेना है कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज था कि नहीं, अप्रूव था कि नहीं था। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करने हैं और अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर लेके चलना है। अपने मन की शांति के लिए मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर लेके चलना है कि मैनेजमेंट ने हमें सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर दे दिया है और रिलेशनशिप्स के बारे में बता दिया है। और फिर भी लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, दया गड़बड़ है, अगर फिर भी लग रहा है कि मामला गड़बड़ है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो रहे हैं, तो साहब अगर कोई भी चीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीडिंग करेगा तो ऐसा 705 साफ साफ क्लियर कट कहता है कि आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे। तो फिर ऐसा 705 का इंप्लीकेशन तो आ ही जाएगा। तो ये क्या हो गया सर, अपना रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड हो गया। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा दिया हुआ है, ये वही वाला क्वेश्चन है बिजनेस रैशनल वाला, कि एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोर कवरिंग्स एंड डू नॉट रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी. Its directors are holding interest in another company, DEF, engaged in manufacturing of blankets using capital-intensive machinery. During audit of DEF, auditor noticed that the company has sold machinery of 1 crore to ABC. तो भैया ABC तो डील ही नहीं करता है यार मशीनरी में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो उसको काहे को बेचा? उसका बिजनेस रैशनल जस्टिफाइड नहीं लग रहा मेरे को, इसका बिजनेस रैशनल जस्टिफाइड नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन साथ में बोला है कि नॉर्मल मार्केट रेट्स में हुए, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, एज पर ऐसे 550 in respect of significant related party transactions outside the normal course of business, हम evaluate करेंगे business rationale behind such transaction to understand the economic reality of such transaction. अब इस सिचुएशन में कोई प्राइमरी रैशनल अपने को नहीं दिख रहा है ट्रांजैक्शन का, तो हो सकता है यहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो। अपने को फर्दर प्रोसीजर्स करके, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या करना पड़ेगा, उस फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इवैल्यूएट करके चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया अपना SF 550, दैट इज रिलेटेड पार्टीज। बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड है, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, सिंपल स्टैंडर्ड है और बहुत सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।